लव नेक्स्ट डोर कोरियन ड्रामा एपिसोड नंबर 1 में दिखाया जाता है 4 खवातीन हाइकिंग कर रही होती हैं। तो उनमें से एक लेडी जिनका नाम हाईसुक होता है बोलती हैं मेरा बेटा सियोंग हो इतना बड़ा आर्किटेक्चर बन चुका है कि उसको इंटरनेशनल आर्किटेक्चर का अवार्ड भी मिल चुका है। तो दूसरी लेडी जिनका नाम मीसोक होता है फ़ौरन आगे आती है और बोलती है मेरी बेटी सियोक रो जिसने ग्रेजुएशन ही किया था कि उसको यूएस की बहुत बड़ी कंपनी से जॉब की ऑफ़र आई, उसने फ़ौरन वो जॉब स्टार्ट कर ली। अब माशाल्लाह मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कामयाब है। तो हाईसुक फ़ौरन बोलती है मेरा बेटा सियोंग हो कोरिया की नेशनल स्विमिंग टीम का मेंबर भी है। तो मीसोक फ़ौरन कहती है मेरी बेटी बहुत ज़्यादा कामयाब है और उसकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरी बेटी मेरे लिए जन्नत का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। तो उनके साथ 2 दूसरी लेडीज़ होती हैं, वो आगे आती हैं और बोलती हैं ये दोनों औरतें कभी भी नहीं रुकेंगी अपने बच्चों का कंपटीशन करने में, हमेशा एक दूसरे से ऊपर जाने की कोशिश करती हैं। इनको कोई भी नहीं रोक सकता, चलो हम चलते हैं, ये दोनों आती रहेंगी पीछे। वो लोग पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके होते हैं। तो मीसोक उन लेडीज़ को एक इनविटेशन कार्ड देती है और बोलती है मेरी बेटी सियोकरो की शादी के 1 महीने के अंदर अंदर तमाम लोग ज़रूर आना मेरी बेटी की शादी पे। तो वहाँ पर मौजूद तमाम लेडीज़ उसको कंग्रेचुलेट करती हैं। कहानी के अगले सीन में एंट्री होती है कहानी की हीरोइन सियोकरो की, जो कि जहाज़ में होती है और सोई हुई होती है। एयर होस्टेस उसको आकर उठाती है तो सियोकरो डर जाती है और बोलने लगती है मैं डर गई थी, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी माँ मुझे मार रही है। उफ़। सियोकरो एयरपोर्ट पे अपने बैग के ऊपर बैठी होती है तो उसी वक्त वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मोइम आती है और आकर कहती है व्हाट अ सरप्राइज़, तुम इतने सालों के बाद कोरिया आई हो, एटलीस्ट फ़ोन कर तो आती, अचानक ही कैसे आ गई। सियोकरो बोलती है कि मेरा दिल क्या सरप्राइज़ करने का, तो मैं आ गई कि अपनी दोस्त से नहीं मिलोगी। अगले सीन में सियोंग हो को दिखाया जाता है जो कि अवार्ड सेरेमनी में बैठा होता है। वहाँ पर उसकी कंपनी का मैनेजर बोलता है सामने देखो कौन खड़ी है, रो योन सियो, ये परफेक्ट लड़की है और बहुत ज़्यादा अमीर है, हर कोई इससे शादी करने का ख्वाब देख रहा है। सियोंग हो तुम क्यों नहीं जाकर उसको हेलो बोलते हो। तो सियोंग हो बोलता है मुझे उसमें बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हो गई है तो मैं जा रहा हूँ। कहकर हॉल से बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी ड्राइव करने लगता है। इत्तफाक से सियोंग हो की गाड़ी वहीं से गुजरती है जहाँ पर सियोकरो अपनी दोस्त के साथ गाड़ी में होती है। सियोकरो काफ़ी अरसे के बाद कोरिया आई हुई होती है तो वो सरप्राइजली खिड़की से बाहर देख रही होती है और बोलती है यहाँ पर कितने सारे रेस्टोरेंट हैं, मुझे भूख लग रही है, क्या हम घर जाने से पहले कहीं खाना नहीं खा सकते। तो उसकी दोस्त मोइम बोलती है हाँ ज़रूर, मुझे पता है कि हमें कहाँ जाना चाहिए। अगले सीन में दिखाया जाता है वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होती हैं और वो रेस्टोरेंट होता है जहाँ पर वो दोनों स्कूल के ज़माने में आकर खाना खाती थी। वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं और फिर बेताबी के साथ खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। खाने के सीन में दिखाया जाता है वो लोग घर जा रहे होते हैं। तो सियोकरो मोइम को बोलती है प्लीज़ आज का सारा दिन कुछ भी हो जाए मेरे साथ गुजारना, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ने वाली है। सियोकरो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। उसी वक्त मोइम को कॉल आता है, उसकी कोरिया के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती है। वो फ़ोन सुनने के फ़ौरन बाद सियोकरो को सॉरी बोलती है और वहाँ से भागते हुए चली जाती है और उसको रोकती ही रह जाती है। सियोकरो अपने घर जाने के नाम से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई होती है। अपने घर जाने वाले रास्ते पे से गुजर रही होती है तो उसकी नज़र एक बिल्डिंग पर पड़ती है और फिर वह बोर्ड पर पढ़ने लगती है और फिर वो एकदम माजी में झांकती है जहाँ पर सियोकरो और सियोंग हो छोटे बच्चे होते हैं और उनकी मोम ज़बरदस्त मोम्स उन दोनों को नहलाने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर लेके जा रही होती है और बच्चे चीख रहे होते हैं कि हम नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। वो बिल्डिंग अब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी होती है। सियोकरो अभी उस बिल्डिंग का जायज़ा ले ही रही होती है तो वहाँ पर कोई आता है, वो शख्स और कोई नहीं सियोंग हो होता है और बोलता है को पलट कर देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर परेशान हो जाते हैं और कहते हैं तुम सियोकरो हो। और सियोकरो बोलती है सियोंग हो तुम तो काफ़ी बड़े हो गए हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो सियोंग हो बोलता है तुम मेरी बिल्डिंग के आगे खड़ी हो, चलो चलो जाओ यहाँ से अपने घर जाओ। सियोकरो बोलती है तुम बहुत ज़्यादा रूड हो और वहाँ से जाने ही लगती है तो उसकी नज़र सामने पड़ती है जहाँ से उसकी मोम आ रही होती है और दूसरी तरफ से उसके पापा आ रहे होते हैं। सियोकरो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और फिर उस बिल्डिंग बाहर पड़े एक बहुत बड़े बॉक्स के अंदर छुप जाती है। वो को बोलती है मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करना और मेरी मोम को मत बताना कि मैं यहाँ पर छुपी हुई हूँ। उसी वक्त वो चारों लेडीज़ वहाँ पर आ जाती हैं और हाईसुक अपने बेटे को वेलकम करती हैं और बोलती हैं तुम यहाँ पर कब आए। बस मोम अभी आया। तो मीसोक भी सियोंग हो को वेलकम करती हैं। उसी वक्त मीसोक की नज़र सियोकरो के सामान पे पड़ती हैं तो वो पूछती हैं ये गुलाबी रंग का बैग तुम्हारा है, यूजुअली ये तो लड़कियों का होता है। तो अंदर से सियोकरो आराम से सियोंग हो को कहती है प्लीज़ मेरी मदद करो, मोम को मत बताना कि मैं यहाँ पर हूँ। तो सियोंग हो बोलता है जी 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 ये मेरा बैग है।
वो सब लोग सियोंग हो को गुड बाय बोलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जैसे ही सियोक रो बॉक्स से बाहर आने लगती है तो सियोंग हो उसको बाहर आने नहीं देता और बोलने लगता है, तुम मुझे बताओ कि तुम कोरिया कब आई और तुम अपनी मॉम से छुपने की आखिर कोशिश क्यों कर रही हो। चलो मुझे सब कुछ बताओ। तो सियोक रो को एकदम गुस्सा आता है और वो डब्बे को फाड़ कर बाहर निकल आती है और बोलने लगती है, तुमने मेरी मदद की इसके लिए शुक्रिया, लेकिन ये पूछने वाले तुम कोई नहीं होते। सियोंग हो बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा रूड हो। तो सियोक रो बोलती है मुझे तुम्हारा आज दूसरा फेवर भी चाहिए, ये तुम्हारी बिल्डिंग है ना, मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। और ये कहकर तेज़ी से सियोंग हो की बिल्डिंग में एंटर हो जाती है और पीछे से सियोंग हो उसको रोकता रह जाता है। सियोक रो वॉशरूम से फ्री हो जाती है तो सियोंग हो बोलता है, अब हो गया ना वॉशरूम, चलो चलो निकलो, मेरी बिल्डिंग से बाहर निकलो, फ़ौरन जाओ, किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। लेकिन उसके मना करने के बाद भी सियोक रो सियोंग हो को छेड़ने की गर्ज से वहाँ पर मौजूद तमाम सामान को हाथ लगाने लगती है। उन दोनों के बिहेवियर को देखकर ऐसा लगता है कि वो दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ते हैं और एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। सियोक रो बोलती है, तुम तो काफ़ी बड़े आर्किटेक्चर बन चुके हो, क्या ज़बरदस्त बिल्डिंग बना रहे हो। तो सियोंग हो बोलता है, तुम्हारा हो गया, चलो अब जाओ यहाँ से। सियोक रो गुस्से में वहाँ से जाने ही लगती है तो उसका पाँव सीधा शेल्फ में लगती है। इससे पहले कि शेल्फ उस पर गिरती, सियोंग हो तेज़ी से उस शेल्फ को पकड़ लेता है और शेल्फ में रखा भारी गुलदान सियोंग हो की कमर पे आके लगता है। सियोक रो पूछती है, क्या तुम ठीक हो, दिखाओ मुझे कमर, क्या तुम्हें ज़ोर से लगा है। और सियोंग हो के मना करने के बावजूद भी उसकी शर्ट उठाकर देखती है जहाँ पर काफ़ी बुरे निशान आए हुए होते हैं। उसके के ऊपर ही चोट का निशान होता है। उस चोट को देखकर सियोक रो माजी में झांकती है जहाँ पर वो लोग बच्चे होते हैं और सियोक रो धक्का देती है जिसकी वजह से वो जाली में लगे कांटों पर लगता है और उसकी कमर से खून निकलने लगता है। सियोक रो पूछती है, ये निशानात आज तक हैं तुम्हारी कमर पे, यकीन नहीं आता। तो सियोंग हो बोलता है, हाँ ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही तो मेहरबानी है। मोइम जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम करती है, इमरजेंसी की वजह से वो एक अपने साथी के साथ किसी जगह पर जाती है जहाँ पर एक शख्स शराब पीकर बेहोश पड़ा होता है और उसके सर से ब्लड निकल रहा होता है। वो उसकी मदद करने के लिए आते हैं तो वो शख्स बदतमीज़ी करने लगता है और शराब की बोतल तोड़कर खड़ा हो जाता है कि अगर कोई करीब आया तो मैं उसको मार दूंगा। उसी वक्त वहाँ पर एक शख्स और आता है जिसका नाम दानहू होता है। वो मोइम को बोलता है, आप इस शख्स से दूर हो जाएं, इस शख्स से मैं खुद निपट लूँगा। और जैसे ही वो करीब जाता है उसका पाँव लचता है और वो ज़मीन पर बुरी तरीके से गिर जाता है और उसके हाथ पर चोट आ जाती है। मोइम तेज़ी से आगे जाती है और ड्रिंक शख्स को घुमा कर लात दे मारती है और बोलती है, तुम्हें स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उस ड्रिंक करने वाले शख्स के पास बैठकर उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। दानहू मोइम से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस नज़र आता है। सियोक रो घर जा रही होती है तो सियोंग हो भी उसके पीछे होता है। सियोक रो पूछती है, क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो। तो सियोंग हो बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, यही रास्ता मेरे घर को जाता है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। तो सियोक रो एकदम रुकती है और बोलती है, क्या यहाँ पर कोई हेलमेट की दुकान नहीं है ताकि घर जाने से पहले मैं हेलमेट लूँ और सर पर पहन लूँ। तो सियोंग हो पूछता है, घर जाना ही क्यों है। तो सियोक रो एकदम है और फिर कहती है, मेरी शादी होने वाली थी ना जिस शख्स से, उससे मैं ब्रेकअप कराई हूँ, मेरी अब शादी नहीं होने वाली। तो सियोंग हो एकदम शौक में रह जाता है और कहने लगता है, क्या दोबारा कहना। तो सियोक रो बोलती है, मैं ब्रेकअप कराई हूँ। सियोक रो की बात उसकी तमाम फैमिली मेम्बर सुन लेते हैं जो कि उसी वक्त वहाँ पर आए हुए होते हैं। उसकी मोम बुरी तरीके से शौक में आ जाती है और बोलती है, क्या कहा तुमने, तुम क्या कराई हो, तुमने ब्रेकअप कर लिया। और फिर बिना किसी की परवाह के आगे आकर सियोक रो को मारने लगती हैं। सियोंग हो बात सुने बिना आप मुझे नहीं मार सकती। तो उसकी मोम कहती हैं, बताओ मुझे, तुमने आखिर क्यों ब्रेकअप किया, आखिर क्या वजह थी, कहीं तुमने नहीं किया। सियोक रो पहले एक कदम रुकती है और फिर अपनी मोम को बोलती है, जी हाँ ऐसा ही है। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग शौक में आ जाते हैं और मीहो फिर से अपनी बेटी के पास जाते हैं और उसको बुरी तरीके से मारने लगती है और कहती हैं, तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसा करते हो। उसी वक्त सियोक रो के पापा वहाँ पर आते हैं और आकर बोलते हैं, तुम ऐसे नहीं मार सकती सियोक रो को, उससे पूछो तो सही आखिर हुआ क्या है। तो सियोक रो एकदम अपनी माँ को और बाप को और भाई को देखती है और फिर कहती है, एक और चीज़ भी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ और वो ये कि मैंने जॉब छोड़ दी है। मैं जॉब छोड़कर हमेशा के लिए कोरिया आ गई हूँ। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग शौक में रह जाते हैं और मीसो का गुस्से के मारे बुरा हाल हो जाता है और वो सब्ज़ी उठाती हैं और उससे बुरी तरीके से सियोक रो को मार देती है। सियोन इसकी वजह से हर सब्ज़ी का वार सियोंग हो को लगता है। रोड पर काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है जो कि देखने से ताल्लुक़ रखती है।
उसी वक्त सियोक्रो सियोंग हो का हाथ पकड़ती है और कहती है ये नहीं रुकेंगी, भागो। और वह दोनों तेज़ी के साथ रोड पर भागने लगते हैं और भागते हुए सियोंग को कहता है मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं फिर भाग क्यों रहा हूँ। तो सियोरो कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन प्लीज़ मेरे साथ भागो और मेरी मदद करो। और दोनों तेज़ी से रोड पर भागने लगते हैं और पीछे मीसोक सदमे के मारे रोड पर बैठ जाती है। वो दोनों काफ़ी देर तक भागते रहते हैं और काफ़ी दूर जाकर रुक जाते हैं और फिर थक कर एक बेंच पे बैठ जाते हैं। सियोंग को बोलता है तुम्हें ऐसा नहीं भागना चाहिए था, अपनी माँ के साथ बैठकर हर चीज़ को क्लियर करना चाहिए था। तुमने बोला कि तुमने अपने पार्टनर को चीट किया है, लेकिन मुझे मालूम है ऐसा नहीं है। तो सियोक्रो बोलती है मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा है जो कि कोई भी नहीं जानता। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, आखिर अपनी कहानी किसको बताऊँ। तो सियोंग हो एकदम कहता है जिसको भी बताओ, लेकिन प्लीज़ मुझे मत बताओ। उसी वक्त सियोंग हो को सियोक्रो के भाई डोंग जिन का फ़ोन आता है। वो बोलता है मोम घर आ गई है और उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया है, सियोक्रो को घर आ जाओ। तो सियोंग हो कहता है तुम्हें अब घर जाना चाहिए और घर जाकर इस मसले को हल करना चाहिए। सियोंग हो सियोक्रो को लेकर घर आ जाता है तो सियोक्रो देखती है उसकी माँ सोफे पर लेटी रो रही होती है। सियोक्रो तेज़ी से अपनी मोम के पास जाती है और जाकर कहती है मोम इस तरह मत रोएं, मेरी बात तो सुने। उसी वक्त उसकी मोम मीसोक उड़ती हैं और उनके हाथ में एक छड़ी होती है जिससे वो सियोक्रो को मारने वाली होती है। सियोक्रो डर जाती है और भागते हुए दरवाजे के पास आती है और कहती है सियोंग हो भागो। तो सियोक आंटी मैं आपकी बेटी को ले आया हूँ, अब आपने जो इसके साथ करना है करें। और उसको धक्का मारता है और खुद बाहर की तरफ भाग जाता है। और अंदर सियोक्रो कह रही होती है मोम मेरी बात तो सुने, मेरी बात तो सुने, मैं आपको सब बताती हूँ। घर से बाहर आने के बाद सियोंग को कहने लगता है काफ़ी लंबे अरसे के बाद ये वापस आ गई है, ये अभी तक वैसी ही है, पागल और बेवकूफ़। सारे वाक़े को याद करके सियोंग हो मुस्कुराने लगता है और अपने घर चला जाता है।